हेलो स्टूडेंट्स। आज सैम्पल पेपर की सीरीज 2 हम शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो इसका सेक्शन बी है, सेक्शन बी यानी कि जिसमें टू मार्क्स के क्वेश्चन है, कोड ए के कोड वही है हमारे पास। पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट सीरीज के अंदर कोड ए के हमने 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन सोल्व आउट किए थे। एंड अब जो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम कोड ए के सेक्शन बी यानी जिसमें टू मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल ऑप्शन वगैरह को सबको मिलाते हुए 7 क्वेश्चन के अबाउट बन जाते हैं। 6 या 7 क्वेश्चन है, तो हम वो 6-7 क्वेश्चन सारे सोल्व करने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज में जो हमारी ये शुरू की है कि सैंपल पेपर के सॉल्यूशन है, कि बोर्ड की वेबसाइट पे आपको 4 तरह के पेपर अपलोड किए गए, ए बी सी डी 4 कोड के साथ। वो चारों कोड हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। जिसने ये सीरीज कंप्लीट देखी है, मतलब सारी वीडियोस को प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया है, प्रॉपर तरीके से सीन किया है, उनको समझा है, क्वेश्चन को सेल्फ बैठ के सोल्व किया है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो 70-80% मार्क्स कहीं अपने खोने वाले नहीं है। क्योंकि ये बोर्ड की साइट पे खुद बोर्ड ने अपलोड किए हैं पेपर कि भाई इस तरह से पैटर्न से आपके पेपर बनाए जाएंगे। उसी पैटर्न में अगर आपका पेपर आता है, आएगा, नेचुरल बात है, क्योंकि बोर्ड ने ये कंफर्म किया कि इसी टाइप से पेपर आपका आना है। तो ये जिसने सीरीज देखी है वो अपने मार्क्स कहीं खोने वाला नहीं है। 70-80% तो वो मिनिमम आराम से वो अचीव कर सकता है। अगर आपने ये जितनी भी वीडियोस, लगभग अप्रोक्सीमेट 20 वीडियोस तो मिनिमम आपकी अपलोड होगी। वो 20 वीडियोस आपने रेगुलर टिल एग्जाम तक आपने पूरी देखी है, हर एक क्वेश्चन को आपने प्रॉपर सोल्व किया है, आप कहीं मार्क्स खोने वाले नहीं हो। तो चलो शुरू करते हैं अपने पास इसका पार्ट 2, जिसमें टू मार्क्स के सेक्शन बी को हम सोल्व करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो हमारे पास क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो बेटा हमारे पास ये कह रहा है कि हमें, देखो जनरली चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकाला करते थे हम। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम हिंदी में अद्वितीय हल भी कहते हैं। देखो ये सीबीएसई और एचवीएसई दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि इसमें मैं दोनों चीजें इकट्ठी बोलूंगा। हिंदी मीडियम में क्या बोला जाता है शब्द को, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए शब्द को क्या बोला जाता है, वो दोनों चीज मैं बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। देखो, एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं, ये सबको पता है। जिसको हिंदी में हम कहते हैं अद्वितीय हल, इसको कोई हल नहीं, इसको अनेक हल कहते हैं। तो ये 3 टाइप के हम हल बोलते आए हैं, हमेशा सॉल्यूशन बोलते आए हैं। अब इन तीनों सॉल्यूशन पे एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है। किस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, चलो उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पास बनाया गया है जो वो ये है कि के एक्स प्लस 3y इक्वल टू के माइनस 3, एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी गई है 12x प्लस के वाई इक्वल टू के। अगर बाई चांस आपको यहाँ कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप नॉर्मल 10th क्लास की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप वीडियो सीन कर सकते हैं, वहां से आप टॉपिक को समझ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से ये चीजें होती है हमारे पास। तो चलो इसको हमें सोल्व करना है, हमें के की वैल्यू बतानी है, लेकिन कब बतानी है, जब ये नो सॉल्यूशन रखता हो, यानी कि कोई हल नहीं, हमारे पास कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन के लिए बात बोली गई है। और नो सॉल्यूशन के केस में हमें के की वैल्यू जाननी है। और अब आप सभी को पता है भी नो सॉल्यूशन होता कब है। नो सॉल्यूशन के लिए वहां पर कंडीशन होती है बेटा, क्या होती है कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ये हमारे पास कंडीशन होती है जनरली, क्योंकि यार देखो a1 by a2 बराबर होना चाहिए b1 by b2 के, और b1 by b2 बराबर नहीं होता c1 by c2 के। हम दोनों पार्ट्स को सेपरेटली सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा, a1 by a2 को हम बराबर लेके चलेंगे b1 by b2 के, और सेकंड पार्ट में हम b1 by b2 को बराबर नहीं लेंगे c1 by c2 के। अब दोनों पार्ट को जैसे हम सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर मिल जाएगा, के की एक परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी। चलो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या आता है कि k अपॉन में 12। देखो a1 by a2 होता क्या है पहले वो जान लो। a1 by a2 होते हैं हमारे पास जो x के कोफिशिएंट्स है, और b1 by b2 होते हैं जो हमारे पास y के कोफिशिएंट्स है। और y के कोफिशिएंट कितना है, 3 एंड k है हमारे पास। सेम यहीं पर लिखेंगे हम, 3 by k होगा, b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by 2। अब c1 by c2 हमारे पास क्या होता है, जो इक्वल में यानी कि विदाउट x और विदाउट y वाली टर्म,
एक्स और वाई वाले तो हमारे पास a1/a2 और b1/b2 में आ जाते हैं, बट विदाउट एक्स और विदाउट वाई वाली टर्म जो होती है हमारे पास, जैसे ये होगी, वो हमारे पास किस में आती है, c1 c2 में आती है। अब हमें इसी को सोल्व करके वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू क्या होगी। इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम k स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 36, तो यही k की वैल्यू आ रही है +-6। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, +-6, क्योंकि देखो जब भी आप रूट करते हो तो प्लस और माइनस दोनों के अंदर वैल्यू देते हो, फिलहाल हम +-6 ले रहे हैं। अब इस पार्ट को हम सोल्व करके जानेंगे कि वास्तव में k की वैल्यू क्या बन रही है। अब ये कहता है हमारे पास, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3k इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k। अब इसी पार्ट को बस हमें सोल्व करने की जरूरत है। क्या करना है हमें, चलो देखो, यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक का रूप ले रही है, ये पूरी जो ले रही है वो एक क्वाड्रेटिक के रूप में आ रही है आपके पास। ओके, तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो यहां मैं सोल्व कर रहा हूं इस पार्ट को, तो ये बन गया हमारे पास k स्क्वायर माइनस k। अच्छा 3k उधर जाएगा तो -3k इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां से हम देख पा रहे हैं कि k स्क्वायर माइनस 4k इज नॉट इक्वल टू 0। k अगर कॉमन लिया जाए तो ये आता है k माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से k इज नॉट इक्वल टू 0 और k इज नॉट इक्वल टू 4। ये पार्ट आपसे यूं कह रहा है कि k जो है ना आपका 0 और 4 नहीं होना चाहिए, और ये कह रहा है k मेरा +-6 आ रहा है, यानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर k की वैल्यू को +-6 लिया जाए तो ये जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन के लिए वर्क कर जाएगा। बस हमें ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए वर्क करो। हाँ, k 0 और 4 को छोड़ के क्या हो सकता है, ये कहता है +-6 ले लीजिए, तो +-6 हमारे पास इसका क्या होगा, एक वैलिड आंसर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपने करना क्या था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमें नो सॉल्यूशन के लिए इसको वर्क करना था। और नो सॉल्यूशन की जो स्टेप कहती है हमारे पास, वो क्या कहती है, ये कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। जैसे हमने इसको फॉलो कराया तो इस पार्ट को जैसे एनालाइज किया तो हमारे पास एक वैल्यू आई k की जो +-6 आई, बट हमने दूसरे वाले पार्ट को भी सोल्व कर दिया भाई, वो क्या चीज, ऐसी कोई चीज है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो कहीं पर। तो हमने इस पार्ट को जब सोल्व किया तो हमारे पास k की जो वैल्यू बनी वो आई 0 और 4 नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, 0 और 4 नहीं होनी चाहिए, हमने नहीं लेंगे, हम तो +-6 लेके काम चला रहे हैं, वो 0 4 नहीं है, तो यही कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने जहां तक चारों सैंपल पेपर रीड किया है और उसमें एक क्वेश्चन पक्का दे रखा है, यानी कि फाइनल पेपर में ऐसा क्वेश्चन 100% आपका 2 मार्क्स में आना ही आना है। अब अगर आप इस चीज की तैयारी कर लेते हैं, भाई ऐसा क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपको के की वैल्यू, पी की वैल्यू, समथिंग वैल्यू निकालनी आपकी है तीनों कंडीशन के अंदर, चाहे नो सॉल्यूशन बोले, चाहे मैनी सॉल्यूशन बोले, चाहे वो आपको यूनिक सॉल्यूशन बोले, यानी कि अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, और अनेक हल। तो आपको किसी भी कंडीशन में बोलता है तो यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बस आप इसके लिए पूरे तैयारी की। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है, देखो अच्छा बनाया है क्वेश्चन, इन्होंने अपनी तरफ से जो प्रैक्टिस की है वो काफी अच्छी की है। इन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगल दे दिया बच्चे को, ठीक है, आपको एक रेक्टेंगल दिया, उसकी 2 साइड्स आपको एज ए वेरिएबल दे दी कि 2x माइनस 2y। अच्छा ये वाली साइड आपको दे दी 3x प्लस 4y। अच्छा ये वाली साइड आपको 2 दे दिया और ये साइड आपको 10 दे दिया। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी। अब बच्चे देखो, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे सर मैं एरिया लूं या इसका पैरामीटर लूं। जी नहीं, अब ना तो यहाँ एरिया के लिए बात की गई है, ना आपको यहाँ पैरामीटर के लिए बात की। आपको ये पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ से आपके पास दो समीकरण बन गई, दो इक्वेशंस बन गई है। वो क्या बन गई है कि दिस इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी हमारे पास बन गई 3x प्लस 4y इक्वल टू कितनी बन गई 10। अच्छा मैं देख पा रहा हूं कि पहली समीकरण को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो हमारे पास 2 से डिवाइड होती है, और 2 से डिवाइड करते हैं हम इसको ये भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, कंप्लीटली डिवाइड होती हमारा ये समीकरण इस रूप में बन जाएगी और सेकंड ये होगी। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना हमने अच्छे से सीखा हुआ, चैप्टर 3 में मैंने कम से कम 10-12 पार्ट्स के अंदर वो चैप्टर 3 पूरा किया है, उसमें हर एक चीज को बताया, एक्सप्लेन किया है। चलो अब फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं हम क्या करना है हमने। मैं यूज कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम 1। अगर मैं 1 का यूज करूं तो 1 से मेरी x की वैल्यू आ जाती है कि 1 प्लस वाई। फ्रॉम 1 से मेरे पास क्या आ जाती है, एक x की वैल्यू रिसीव हो जाती है जिसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे दूंगा। फ्रॉम 1 से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाल दी
y को इधर ले जा करके, तो 1 प्लस वाई हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यूज वैल्यू ऑफ y, सॉरी वैल्यू ऑफ x इन 2। अब मैं इसका यूज 2 में करना वाला हूं। 2 मेरी इक्वेशन ये है, अगर इसके अंदर मैं x की वैल्यू जब पुट करूंगा तो मेरे पास x के स्थान पे कितना आ जाएगा भैया, 1 प्लस वाई आ जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गई। जैसे ही मेरे पास 2 इक्वेशन ये थी और इसके अंदर मैंने x की वैल्यू शिफ्ट कर दी, शिफ्ट करके हमारे पास क्या आया, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 प्लस 3y प्लस में 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये मेरे को दिख रहा है कितना हो रहा है भैया, 7y इक्वल टू 10 में से जब 3 माइनस होएगा तो कितना बचेगा, 7। तो क्या आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब y की वैल्यू को उठा के पुट कर दीजिए x में, ठीक है। यूज द वैल्यू ऑफ y इन 3, क्या लिखोगे, यूजिंग वैल्यू ऑफ y इन 3। जैसे आप 3 के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 3 करते हुए 4। अब बताओ इसमें कौन सी मुश्किल है। हमने ऐसा क्वेश्चन आपको, देखो ये दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, आपको k की वैल्यू निकालिए या फिर आप इस तरह की इक्वेशन सोल्व कर दीजिए। चारों पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी कि यहाँ से 100% चांस मिलता है कि आपके पास k की वैल्यू निकालना है या फिर आपको x वैल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो एक क्वेश्चन आपका 100% आना ही आना है एग्जाम में। अब ये चीज़ अगर आपको पता है भी हमें ये चीज़ आती है या फिर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों में से एक चीज़ आपको कंफर्म भी आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ फिलहाल तो दोनों ही आनी चाहिए, क्या पता सामने वाले का थोड़ा सा दिमाग घूम वो अलग अलग सेपरेट 2 क्वेश्चन बना दे। तो इसीलिए आपको सॉल्यूशन निकालना भी आना चाहिए, आपको k की वैल्यू भी आनी चाहिए। यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है दोनों के दोनों 2 मार्क्स के लिए, तो 2 मार्क्स आपके यहाँ से बिल्कुल कंफर्मली पक्के हो जाते हैं। और 1 मार्क्स के हमने 20 क्वेश्चन पीछे बैक सीरीज में कर चुके हैं हम पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 के अंदर हमने 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। यानी कि इसके तो 2 भाग थे, अथवा में दे रखा था, ये ऑप्शनल में था और में, तो हमने दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना था। फिलहाल हमने दोनों इसलिए सोल्व किया है ताकि आपको पता हो कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया तो मैंने कैसे करना है। और फिर भी किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं भी किस तरह से हमने क्या करना होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। अब ये क्वेश्चन आपका चैप्टर 6 से उठाया गया है, यानी जो चैप्टर 6 है आपके पास बिल्कुल इजी जो क्वेश्चन है वहां से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछेंगे अपने से, यहाँ से ये चीज कंफर्म होती है हमारे पास। तो चलो क्वेश्चन किस तरह का बनाया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल को लेके बनाया गया है। ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये भैया C हो गया और ये आपका D हो गया। इसने आपको देखो बुक का ही सेम क्वेश्चन है, इसने बोला है कि OA इंटू OB बराबर है OC इंटू OD, ठीक है, हमें ये दे रखा है। तो आपको ये कहता है ये हमें गिवन है, शो हमें क्या करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, शो हमें ये करना है कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है और एंगल जो B है वो एंगल D के बराबर है। अब भैया आपको सबको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर हमारे सिलेबस में है चैप्टर 6, और 2 साइड एंगल्स बराबर तब होते हैं जब ट्रायंगल्स सिमिलर हो। चलो अब हम दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेट कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही रहेगा ना हमारा, हम दोनों ट्रायंगल को क्या कर ले, सेपरेट कर ले। तो ये हुई O, ये हुआ A, ये हुआ D। अब सेकेंड ट्रायंगल का जो नाम आना है वो किस बेस पे आएगा वो देखो। मैं यहां से देखो, मैं जो गिवन है उसकी हेल्प लूंगा। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है, ये हमें गिवन है जो दिया हुआ है, और ये हमें रिक्वायर्ड टू प्रूव है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है। अब मैं गिवन की हेल्प लूंगा तो हमारे पास एक बात आ रही है, हमें दे रखा है कि OA इंटू OB मेरा बराबर है OC इंटू OD, हमें ये दे रखी है। अब या तो OA के बाई में OC आ सकता है या OA के बाई में OD आ सकता है, ठीक है। अब OA के बाई में OD तो मैं ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता भैया, OD तो इसी ट्रायंगल का एक पार्ट हो गया, तो OC आएगा ना OA के बाई में, OA के बाई में क्या आएगा OC। तो यहां से एक बात क्लियर होगी कि OA के बाई में क्या आएगा OC, तो OD के बाई में कौन जाएगा भैया OB। तो जो OD है उसके लिए कौन बनेगा, OB बनेगा, OD के लिए क्या बनेगा OB। देखो अब दूसरी ट्रायंगल क्या पूरी होगी आपकी, हाँ भैया होगी। तो यानी कि हमें जो गिवन है उसी के बेस पे हमने क्या कर ली, ट्रायंगल को डिजाइन कर दिया। तो कोई मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे पास जब ये चीज आ गई, ऑल्सो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो एंगल O है
वो कैसा एंगल है, समझ आ रहा है कि आपका वर्टेक्स का एंगल है ना, दोनों के दोनों, ठीक है। तो एंगल ओ जो है दोनों में क्या हो गया है, इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये जो बात हमारे पास हुई है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हमारे पास ये सब इक्वल हो चुका है, सॉरी वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये हमारे पास इक्वल हो चुका है। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, जो ट्रायंगल है कौन सी भैया, ए ओ डी, कौन सी, ए ओ डी सिमिलर होगी हमारे पास किसके, ट्रायंगल के सी ओ बी के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, अच्छा कौन सा रूल लगा हमारे पास, साइड एंगल साइड, कौन सा रूल लगा, साइड एंगल साइड, क्योंकि हमारे पास एक साइड का रेशो आया, एक एंगल आया और दूसरी साइड का रेशो, तो साइड एंगल साइड, इस रूल से हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर। जैसे ट्रायंगल सिमिलर होती है आप सभी को पता है, आप क्या कहते हो, अभी सारे एंगल्स इक्वल है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, अच्छा एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल बी के, कौन से रूल से होगा, सी पी एस टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भाग, हिंदी में बोले तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग, और इंग्लिश में बोले तो सी पी एस टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस रूल से हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल सिमिलर होती, कहानी खत्म। तो ओवरऑल हमारे पास करना क्या है, हमें ये चीज गिवन थी, हमें ये रिक्वायर्ड टू प्रूव था, हमने क्या किया, उसी रेशियो यूज किया जो हमें गिवन था, मैंने इसकी ट्रायंगल्स को सेपरेट बनाया। जैसे मैंने ट्रायंगल सेपरेट बनाया तो मैंने देखा कि मेरे पास साइड का रेशियो रिसीव हो रहा है, साइड का रेशियो मेरे पास आ रहा है, एक एंगल मेरे पास आ रहा है, जब दोनों चीजें मेरे पास मिल चुकी है तो वहां से ट्रायंगल क्या हो रही है, सिमिलर हो रही है बाय द रूल साइड एंगल साइड, और उसी के सीपीएसटी से हमारे पास क्या हो रहा है, जो रिक्वायर्ड टू प्रूव था वो हमने प्रूव कर दिया। अब बताओ इसमें कौन सी मुश्किल है, 2 मार्क्स के अंदर हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, और वैसे भी 2 मार्क्स में जो आने हैं ना थोड़े से इजी से ही क्वेश्चन आने हैं, लेकिन थिंकिंग स्किल है बस, और कुछ भी नहीं है। जो बच्चा थोड़ा सा सोच लेगा वो अपने आप सोल्व कर लेगा, और जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो इन सीरीज को बहुत अच्छे से देखें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उनको भी पता लगे भी चल क्या रहा है, और इसका बेनिफिट मैक्सिमम वो उठा सके, क्योंकि बोर्ड की साइट पे ये पेपर अपलोड किए गया है और वहीं से हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सारे हमारे अपने तरफ से कोई पेपर नहीं है, फिलहाल पेपर सारे बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है, 4 कोड है, चारों कोड में एक कोड को हम सोल्व कर रहे हैं। अब भैया इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहते हैं टू सर्कल दे रखे कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल बोले तो इसका मतलब होता है, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है सकेंद्रीय कोण, ठीक है। सकेंद्रीय मतलब हो गया हमारे पास ऐसे दो सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, जिन दो सर्कल का सेंटर क्या हो, कॉमन हो, जैसे ये हो गया, अब ये सेंटर मान लिया और हमने एक छोटा सर्कल बना दिया, एक बड़ा सर्कल बना दिया, इसको कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल यानी सकेंद्रीय वृत्त। अब सकेंद्रीय वृत्त हमें दे रखा है, कंसेंट्रिक सर्कल हमें दे रखे हैं, इसने बोला है कि जो छोटे वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर की है, जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, 3 है, और जो बड़े वाला सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 5 है, जो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 3। हमसे ये जानना चाहता है कि इनकी एक कॉमन कोड होगी, जो एक कोड होगी, सॉरी कॉमन कोड क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की जो कोड होगी वो छोटे वाले के लिए टेंजेंट का वर्क करी होगी, बिल्कुल लाइक दिस, कि जो बड़े वाले सर्कल के लिए एक कोड का काम करी है वो छोटे वाले सर्कल में एक टेंजेंट का वर्क कर रही है। हमें इसी कोड का हमने क्या निकालनी है, लेंथ बतानी है, जो हमारे पास कोड आई है उसकी लेंथ बतानी है, हमने क्या करना है, सेंटर हो गया ओ। अब मान लो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं भैया, इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया सी, और इधर बोल दिया मैंने बी। हमसे क्या पूछना चाहता है, वो ए बी की लेंथ, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी की लेंथ बतानी है, ठीक है भैया। ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी आती है वो हमसे पूछ रहा है। अब ए बी की लेंथ यानी कि हमें ए बी की लंबाई बतानी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि ए बी की लंबाई हमसे जानना चाहते हैं, ये हमें प्राप्त करना है, ठीक है, जानना है। अब इसका जो सॉल्यूशन है हम किस तरह से करेंगे, भैया सबको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, जो भी रेडियस होती है ना वो टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और जैसे 90 का एंगल बनता है इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एज
हमें क्या पता है, एज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि जो ट्रेंगल है ए ओ सी या ए सी ओ इज राइट एंगल ट्रेंगल। ठीक है, जो ए सी ओ ट्रेंगल है वो कैसी है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। हम क्या लिखेंगे कि जो त्रिभुज है कौन सी, ए सी ओ एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हम क्या कर सकते हैं, पीजीटी का यूजिंग पीजीटी। पीजीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करने से, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग जैसे करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा। देखो अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, कि हाइपोटेन्यूज जो है, जो कर्ण है उसका स्क्वायर, यानी कि ए ओ का स्क्वायर जो किसके बराबर होता है, जो लंब है यानी परपेंडिकुलर और जो बेस है उन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ओसी का स्क्वायर प्लस में एसी का स्क्वायर। ये सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है तो ओ ए ये कितनी देखिए हमें 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास कितनी है भैया 3 का स्क्वायर, और ये कितनी है हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालनी है फिलहाल। देखो अगर हमें ये मिल जाएगी तो हम इसके लिए भी बात कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे वो आगे बताऊंगा आपको। ये कितना हो गया आपका 25 हो गया, ये कितना है 9 प्लस में एसी का स्क्वायर। तो आपका एसी का स्क्वायर कितना आया 25 में से 9 जैसे आप माइनस करोगे तो कितना आता है भैया 16 आता है। तो एसी कितनी आ गई, एसी आपके पास आ गई 4, क्योंकि स्क्वायर है ना, एक तरफ स्क्वायर दूसरे तरफ रूट बनेगा, तो 16 का रूट कितना हुआ 4। अब एसी आपको मिल चुकी है, यानी कि आपको ये वाली लेंथ आपको मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है 4। अब आपके पास कहानी क्या आती है, आपको तो या ए भी चाहिए थी, क्योंकि हमें तो लेंथ ऑफ ए भी निकालनी है। अब ए भी हमारे पास वास्तव में कौन है पता आपको, एक्चुअली क्या होता है कि जो कोड सॉरी जो टेंजेंट होती है, कॉमन टेंजेंट सॉरी टेंजेंट जो होती है एज ए कोड, वो टेंजेंट रेडियस के द्वारा जब डिवाइड की जाती है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर। तो यानी कि जो ए बी है वो कौन है, 2 ऑफ ए सी है, और 2 ऑफ ए सी बेचारी कितनी आई है हमारी, अभी अभी आई है 4, तो ये कितनी होगी 8। यानी कि आपको ये पता है कि जो ये कोड बोल दो या टेंजेंट बोल दो, वो चीज एक ही है, क्योंकि बड़े वाले की जो कोड है वो छोटे वाले के लिए एज ए टेंजेंट के लिए वर्क कर रही है, और रेडियस के द्वारा जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो ये इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देगी, दोनों भाग बराबर होंगे, दोनों भाग बराबर, इधर 4 आई तो ये भी कितनी होगी 4, तो पूरी कितनी होगी 8। तो हम ये लाइन लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके बराबर है 2 ऑफ ए सी, 2 ऑफ ए सी की वैल्यू पुट करें कहानी सोल्व हो जाएगी। तो आपने करना क्या था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि आपको कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे थे, बड़े सर्कल की कोड छोटे सर्कल की टेंजेंट के रूप में काम कर रही थी, तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम से हमें एक वैल्यू आई और हमने ट्वाइस किया, उसका हमारा आंसर आ गया। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स, अब देखो 2 मार्क्स में क्या है, सारे बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन हमारी बुक के अंदर भी दे रखा है। चैप्टर 10 का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन शायद 6 चैप्टर के अंदर भी शायद बना नहीं बनाया होगा, 10th में बनाया वो मिलेगा आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन काफी अच्छा बना रखा है, वैसे है इजी लेकिन लॉजिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है इन्होंने। और ऐसा क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड वालों के तो को वैसे तो बहुत रेयर चांस बनता है कि पूछे, लेकिन सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इक्वल टू √3 है हमारे पास, और हमें प्रूव करना है क्या कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा 1 है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना दे रखा है √3, और टेन थीटा प्लस कोट थीटा कितना करना है, मैंने 1 को प्रूव करना है, ये रिक्वायर टू प्रूव है, ये चीज क्या आपकी रिक्वायर टू प्रूव है, और ये चीज हमें क्या है फिलहाल गिवन है। अब हेल्प जो ली जाती है वो फिलहाल तो गिवन की ली जाती है। क्या करना होगा, देखो भैया साइन का उसमें वैल्यू दे रखी है, हमें टेन कोट में वैल्यू पूछी गई है, बड़ी घुमा के वैल्यू पूछी गई है, हम क्या करेंगे सिंपल, पहले हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो ये थोड़ी सी लॉजिकल स्टेप्स है, और लॉजिकल स्टेप को कई बार रिमाइंड करके चलना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि हर बार एक प्रॉपर वे लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड भी करना पड़ता है। तो चीजों में क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम करेंगे सबसे पहले। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते ही हमारे पास क्या आएगा, इसका स्क्वायर बनेगा
और इधर रूट 3 का स्क्वायर होगा। जैसे आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये सबको पता है। इतना तो भैया देखो 10वीं क्लास में हो गए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 होता है। और ये छोटे छोटे जो फॉर्मूले ना वो आपको एनालाइज होना चाहिए, क्योंकि इस समय आपका एग्जाम टाइम है और आप एग्जाम टाइम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के अंदर ये नहीं है कि आपको बहुत छोटी छोटी बातें भी ना पता हो, वो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो साइंस के प्लस कोस के सबको पता है, बच्चे बच्चे को नहीं पता तो आप वीडियो में जाके देखो, 1 होता है, ये हो गया 1। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना आ गया भैया, 3 आ गया। अच्छा इधर 1 है तो उधर जाएगा मेरा 1, तो जैसे माइनस होएगा और माइनस होते ही मेरे पास क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। अब 2 इधर है 2 उधर है, कट जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा मेरे पास कितना आया, 1 आया। अब इतनी बात हमारे समझ में आती है, हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था, राइट। मैं इसी बात को लेकर चल रहा हूँ। देखो इसको यही लीव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम 10 को डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, बट नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हमें ये पता है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा को हम लेके चलेंगे। tan थीटा के साइन कोस में बदल दो तो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है, प्लस में कोस कोट क्या होता है मेरा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। ठीक है, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मैंने बहुत शॉर्टकट तरीके बताए हुए हैं, आपको मल्टीप्लाई करनी है, देन आंसर आ जाएगा आपका साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा क्या आपको इनमें सभी की वैल्यू पता है, जी हाँ सर पता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और नीचे की वैल्यू कितनी आएगी भैया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आपने वैल्यू निकाल रखी है यूजिंग दिस। तो फाइनली आपका क्या आया, 1। और आपको प्रूव भी क्या करना था, 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये वैल्यू आपको गिवन थी, ये आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव थी। आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की। जैसे आपने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, आपने ओपन किया। स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन किया आपने, देन यहाँ पर हुआ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1। जैसे ये 1 उधर गया हमारे पास आ गया 2। 1 उधर जाते क्योंकि उसमें माइनस होगा, और माइनस होकर वहां से रिजल्ट कितना आ गया 2। और जो आपका ये 2 आया, देन हमारे पास इधर भी कोफिशिएंट कितना था, 2 था। इसका भी कोफिशिएंट कितना है, 2। इधर भी कितना है, 2। 2 से 2 कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो 1 आया, हम देखो उधर तो यहाँ आ गया भैया साइन इंटू कोस, लेकिन मेरे को तो वहां से दिख गया था पहले ही, इसलिए मैंने यही स्टेप लगाने की कोशिश की। आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद में चीजें आती है कुछ चीजें। तो हमने क्या किया कि tan थीटा cot थीटा को सिंप्लीफाई किया। tan थीटा cot थीटा को जैसे सिंप्लीफाई किया तो मैंने ये देखा कि साइन प्लस में सॉरी साइन अपॉन कोस और कोस अपॉन साइन हो गया। जैसे सिंप्लीफाई किया हमारे पास आया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और नीचे क्या आया, साइन कोस आया, और साइन कोस की भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, वो कितना है, 1 है। तो हम दोनों को यूज करके हमारे पास फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया इसको बिल्कुल इजी तरीके से। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई टफ वाली कोई चीज है, लेकिन लॉजिकल स्टेप्स है और कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो को कहीं से भी कोई स्किप ना करे, क्योंकि अगर आपने कहीं भी स्किप किया है, ठीक है, तो ये समझो कि आपका एक पॉइंट छूट गया, क्योंकि हर एक पॉइंट लॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होकर चल रहे हैं। ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है जो स्किप करने वाली हो। हाँ बस ये चीज स्किप कर सकते हो, जैसे मैंने बोर्ड साफ किया, और कुछ भी नहीं है। मैं इस वीडियो में एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड की साइड पे जाके पेपर कैसे चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने पीछे भी डाला हुआ है एक बार वीडियो में कि 10th क्लास की वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की अपलोड की थी, वहां पर मैंने बताया था स्क्रीन से कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं पेपर, और यहाँ भी मैं आपको दोबारा से दिखा दूंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, मैं मोबाइल से बता दूंगा। नाउ इसके बाद में हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया तो बहुत थोड़े से रहे हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रहे हैं। 2 क्वेश्चन के बाद में ये वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हमें आती है, ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है, इसी के अथवा में दे रखा भैया, यानी जो हमने किया ना अभी इसी के अथवा में एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देगा। ऑप्शन में क्वेश्चन आना है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों में से कोई एक आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाया गया है ये ज़्यादा ईजी है इसके मुकाबले। 5 cos के, ये बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, 60 डिग्री प्लस में है 4 सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय है हमारे पास साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर 30। काफी इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन दिया। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे,
सिंपल सी बात है, हमारे पास कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती क्या है हमारे पास, ये सबको पता है। भैया बताओ कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? सर कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, तो 1/2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा 4 साइंस के सीकेंड स्क्वायर 30 की वैल्यू, सीकेंड सर हमारा कोस का उल्टा होता है, कोस की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3। और बाकी फिर भी याद नहीं है तो भैया जाके टेबल चेक करें और जल्दी से जल्दी याद कर लें, क्योंकि एग्जाम आपको बिल्कुल सर पे है, पास में है, ये मान लो। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। नाउ नीचे कितना है भैया? साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1/2 होती है सर, जो cos 60 की होती है। अच्छा याद है थोड़ा बहुत है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। अब हमें सिंप्लीफाई करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन दिया है। अब 5 के गुना में है 1/4, 4 कैसे सर? क्योंकि 2 का स्क्वायर देता है हमें। अच्छा यहाँ से कितना आया? 4 के गुना में कितना आया? 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो ये 4 से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना। मैं तो डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ 16/3। अच्छा ये कितना आया? 1 आया। अपॉन में मेरे को दिख रहा है कि 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 प्लस में √3/2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3/4। तो भैया ये तो 1 हो गया, क्योंकि 1/4 प्लस 3/4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो नीचे तो 1 हो गया, नीचे की कहानी खत्म होगी ऑलरेडी। तो नीचे 1 हो गया, ऊपर ऊपर सोल्व करना ना। अच्छा सबको आता है ना एलसीएम लेना? क्या करेंगे भैया? इसकी गुना इसकी गुना इसकी गुना, ये एलसीएम आ गया मेरा, बहुत सिंपल है। तो 15 और ये कितना हो गया? 15 प्लस में कितना हो गया? 16 चौक 64, ये हो गया। अपॉन में कितना आ गया भैया? 12 आ गया। माइनस में 1 रहेगी, नीचे 1 हो गया ना, नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 हो चुका है। अच्छा ये कितना होता है? कहाँ लिखे? थोड़ा सा ऊपर का हटा दे, चल नहीं हटाते, यहाँ लिख देते हैं हम इस पार्ट को। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 16 और 64, ये कितना हो जाएगा? 79। अपॉन में कितना आ गया? 12 माइनस 1 है। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा? 79 माइनस 12 अपॉन में 12, फाइनली कितना आया? 67 अपॉन में 12। ये मेरे पास क्या है? इसका आंसर है। अब बताओ इसमें क्या मुश्किल है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमें दे रखा था, हमें सबकी वैल्यू हमें पता है, सबकी वैल्यू हमने अलग अलग सेपरेटली पुट कर दी। पुट करते हमने क्या देखा? कुछ बटे में टर्म आई है, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी 1 हो गया है, कि जो हर है इसका वो तो ऑलरेडी क्या हो गया? 1। अब न्यूमरेटर के अंदर जो हमारे पास आई है टर्म, यानी कि अंश, अंश बटा हर होती है ना न्यूमरेटर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेते हमारी ये टर्म आई और इसमें -1 है, माइनस में रख लिया। तो यहाँ से जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये चीज हो गई 67/12, मेरा आंसर आ गया। अब बताओ इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुश्किल भरी हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन बना के दे रखा है 2 मार्क्स के लिए। तो 2-2 नंबर के आपके पास 5 क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स, और 1-1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पिछली वीडियो में हमने अपलोड किए थे। तो बताओ 30 मार्क्स का काम हो गया ना सीधा सीधा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास सिमिलर पैटर्न पे आ गया, देखो अब 4 पेपर करेंगे, चारों पेपर भी इसी पैटर्न पे चलते रहे, तो नेचुरल सी बात है कि पेपर आने वाला भी कुछ ऐसा ही होगा। तो वहां से हमें एक तो ये पता लग गया भी पेपर ऐसा ऐसा होना है, तो हमने उसी के अनुसार प्रिपरेशन कर ली भी, मेरे को ऐसे ऐसे क्वेश्चन भैया पहले ही आने चाहिए। तो मैंने वही चीज की तैयारी कर रहे हैं कि हमारे पास एग्जाम टाइम में हमें वो दिक्कत फेस ना करनी पड़े, किस तरह से हम पेपर सोल्व करें, जो हमारा जो एग्जाम का डर है वो कैसे निकले। देखो एग्जाम के डर को भी रिमूव करने के लिए मैंने वीडियो डाली हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और हर एक 10th क्लास के चैप्टर की वीडियो में रेगुलर अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लेट चल रहा हूँ बाकी से, बट आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही है, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ में ये जो टेस्ट सीरीज है इसको तो बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि यहीं से आपको एग्जाम की तैयारी होने वाली है। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे एक प्रकार से, ये देख लिया तो मतलब सारी बुक आपने पढ़ ली एक प्रकार से। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, कार वाला हमने क्वेश्चन वाइपर वाला है, जो चैप्टर 12 है हमारे पास है, जिसमें सेक्टर और सेगमेंट का हम एरिया निकालते हैं, उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन है। किस तरह से बनाया गया है? कहता है एक कार है, कार का जो शीशा साफ करने वाला होता है वाइपर, वो यहाँ से शुरू होता है, ऐसे जाता है, वापस वापस आ जाता है अपनी सीट पे, ठीक है। कुछ इस तरह से वाइपर वर्क करता है, ठीक है। ऐसे जाएगा वापस आ जाएगा वापस आएगा, 2 वाइपर होते हैं ना मेरे पास। अच्छा ये कहता है अगर ये 115 डिग्री पे काम कर रहा है, ठीक है, 115 डिग्री पे ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो बताना है कि वो कार को कितना, मतलब प्रत्येक वाइपर जो है ना कितना एरिया क्लीन कर रहा है, ठीक है। ईच वाइपर बोला इसने, प्रत्येक वाइपर है उसका, द टोटल एरिया क्लीन एट द ईच वाइपर ऑफ द ब्लेड, जो रेक ब्लेड के द्वारा जो है स्वीप कितना एरिया क्लीन किया जा रहा है, हमें ये चीज देखनी है। अच्छा इसकी लेंथ कितनी दी भैया? 25 सेंटीमीटर है। ये जो लेंथ हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर का वाइपर।
तो अब हमें एरिया जो क्लीन किया जा रहा है प्रत्येक के द्वारा वो कैसे कैलकुलेट, तो हमने ये चीज वैसे 12th चैप्टर में केयर करते हैं। तो क्या करना है आपने, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, इसको कहते हैं हम सेक्टर, इसे क्या कहते हैं हम सेक्टर। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ ब्लेड, ब्लेड की लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, यानी जो उसकी जो ब्लेड है उसकी जो लेंथ हमें 25 है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो हिंदी में जो नहीं लिखी होगी आप वही लिख दीजिए, वाइपर की जो ब्लेड की लंबाई क्या दे रखी है। अच्छा एंगल कितना है, एंगल मेड बाय ब्लेड, ठीक है, कितना एंगल बनाती है भैया 115 डिग्री, ये एंगल बनाती है। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे किसका, सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 115 बाई 360 इंटू पाई, पाई की फिलहाल हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई इसलिए हम पाई को 22/7 ले रहे हैं, और आर हमारे पास कितनी है 25, तो 25 इंटू 25 क्यों, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है आर का। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास हम बता देंगे कि ईच ब्लेड के द्वारा कितना एरिया क्लीन किया जा रहा है, प्रत्येक ब्लेड वाइपर की जो है वो कितना एरिया क्लीन कर रही है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो इसकी सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट होते हैं, जिनको आपने प्रॉपर तरीके से समझते हुए करना है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पेपर में आए, यानी कि 10 मार्क्स के हैं ये, 10 कम नहीं होते, पास होने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक नंबर वाले से, एक नंबर से जो फेल होते हैं ना उनसे पूछे देखो कितने जरूरी होते हैं। तो 2 मार्क्स की ये सीरीज थी, इससे पहले जो हमने डाले हैं पार्ट 1 के अंदर वो हमारे पास 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, तो उनको भी जरूर देखें। और उसके बाद आने वाली जो आगे है, अगली जो वीडियो आएगी वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो कवर करता है, हमारे पास 6 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 3 मार्क्स के, यानी कि 18 मार्क्स, कम तो नहीं है ना, 18 मार्क्स वहां से कवर करेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे पास यही एड होती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर योर लव। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।